कल्पना कीजिए कि एक बेहद ही रोमांचक क्रिकेट मैच चल रहा है। मतलब पिच एकदम तैयार है, अंपायर अपनी जगह मुस्तैद हैं, लेकिन अचानक से एक टीम को ये एहसास होता है कि पूरा का पूरा मैदान ही दूसरी टीम के हिसाब से तैयार किया गया है। मतलब फिक्सिंग टाइप कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। हवा का रुख देख लीजिए, मिट्टी की जो प्रकृति है, और यहाँ तक कि दर्शकों का शोर भी पूरी तरह से एक तरफा है। तो ऐसे माहौल में निष्पक्ष खेल की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? नुकसान झेल रही टीम अंपायर के पास जाकर सिर्फ एक ही मांग करेगी कि भाई हमें ये मैदान ही बदलना है। बिल्कुल, क्योंकि और कोई चारा तो बचता नहीं है। सही कहा। तो कानूनी दुनिया में ठीक इसी मैदान बदलने की प्रक्रिया को केस ट्रांसफर या फिर मुकदमा स्थानांतरित करना कहते हैं। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सीपीसी यानी जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसके उन धाराओं, कुछ अदालती दस्तावेजों और ऐतिहासिक फैसलों को खंगालने वाले हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये डिकोड करना है कि जब किसी को ये महसूस हो कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो वो न्याय के लिए अपना केस दूसरी अदालत में कैसे ले जा सकता है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है मुझे, वो ये है कि कानून केवल कागजों पर लिखा हुआ कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है। न्याय शास्त्र का एक बहुत ही बुनियादी और पुराना सिद्धांत है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय होते हुए दिखना चाहिए, ये बहुत गहरी बात है। जी। और अगर किसी भी पक्ष के मन में ये वाजिब डर बैठ जाए ना कि प्रक्रिया में कोई पक्षपात हो रहा है, तो उस पूरी की पूरी कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता ही दांव पर लग जाती है। केस ट्रांसफर की ये जो पूरी व्यवस्था है, वो वास्तव में उसी सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने का एक उपकरण है। मतलब एक तरह से जनता का भरोसा कायम रखने के लिए। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि अगर किसी स्थानीय कारण से न्याय की सुई डगमगा रही है, तो उसे एक तटस्थ स्थान पर ले जाकर संतुलित किया जा सके। तो चलिए इसी विचार से हम आगे बढ़ते हैं। मैदान बदलने का ये फैसला आखिर करेगा कौन? मतलब अगर हम कानूनी ढांचे को करीब से देखें तो ये शक्ति अदालत के स्तर और एक निश्चित पदानुक्रम पर निर्भर करती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सीपीसी की धारा 24 और धारा 25 में इसका पूरा खाका खींचा गया है। लेकिन ये शक्तियों का बंटवारा काम कैसे करता है? इसे ना शक्तियों के एक पिरामिड की तरह समझना सबसे आसान रहेगा। पिरामिड की तरह? हाँ। जहाँ आधार पर बहुत विस्तृत शक्तियां हैं और शीर्ष पर यानी टॉप पर बहुत ही विशिष्ट शक्तियां। शुरुआत होती है धारा 24 से। ये धारा जिला न्यायाधीश और हाई कोर्ट को अधिकार देती है। मान लीजिए मामला एक ही जिले के भीतर का है, जैसे एक अदालत से दूसरी सिविल अदालत में केस भेजना है, तो ये शक्ति सीधे तौर पर जिला जज के पास होती है। अच्छा, तो वो जिले के अंदर ही मामला सुलझा देते हैं? जी, ये एक तरह की प्रशासनिक सुविधा भी है। लेकिन जैसे ही बात उस जिले की सीमाओं को पार करने की आती है, यानी एक जिले से दूसरे जिले में केस ले जाना हो, तो ये शक्ति स्वतः ही हाई कोर्ट के पास चली जाती है। हाई कोर्ट अपने राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी भी अदालत से केस को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर कोई मामला ऐसा है जहां एक पूरे राज्य की न्याय प्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हों, या फिर दो अलग-अलग राज्यों के बीच कोई बहुत गहरा विवाद हो, तो हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र तो वहीं खत्म हो जाता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो क्या ऐसे में कोई भी सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कह सकता है कि भाई मेरा केस दूसरे राज्य में भेज दो? मेरा मतलब है, धारा 25 की भूमिका क्या केवल एक ओवरराइडिंग पावर की है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सीधा मुंह उठाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। ये शक्तियों के पृथकीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शक्तियों का एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम बनाया गया है, और इसका कारण है हमारी न्यायिक व्यवस्था को ढहने से बचाना। क्योंकि अगर सब सुप्रीम कोर्ट जाने लगे तो वहां तो मुकदमों का पहाड़ बन जाएगा। एकदम सही। यहीं पर धारा 25 का असली महत्व सामने आता है। ये विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, जिसके तहत पूरे भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल रोजमर्रा के मामलों में बिल्कुल नहीं करता। तो फिर किन मामलों में इसका इस्तेमाल होता है? धारा 25 का उपयोग मुख्य रूप से तब होता है जब कोई अंतर्राज्यीय विवाद हो या कोई ऐसा मामला हो जहां न्याय की निष्पक्षता पूरे देश के ध्यान में हो। मतलब आप कह सकते हैं कि यह एक अंतिम सुरक्षा वाल्व है, पहला विकल्प नहीं। समझ गई। ये पदानुक्रम तो काफी स्पष्ट हो गया। अब एक अगला सवाल उठता है, जो शायद सबसे ज्यादा जटिल भी है।
अदालतें किन कारणों से ये अपील स्वीकार करती हैं? स्रोत बताते हैं कि मजबूत आधार और कमजोर आधार के बीच बहुत ही बारीक अंतर होता है, बहुत बारीक अंतर होता है, हाँ। और ये तय करना कि क्या वाजिब है और क्या नहीं, मुझे लगता है ये किसी भी जज के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती होती होगी। ये वास्तव में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि देखिए अदालतें केवल किसी की इच्छा या सनक के आधार पर अपना अधिकार क्षेत्र नहीं बदलती। इसके लिए जो सबसे बड़ा और मजबूत आधार है वो है निष्पक्ष सुनवाई न होने की उचित आशंका। उचित आशंका मतलब सिर्फ डर लगना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये आशंका काल्पनिक नहीं हो सकती। अगर किसी को लगता है कि सामने वाली पार्टी का उस इलाके में इतना अधिक प्रभाव है कि भाई गवाहों को डराया जा रहा है या स्थानीय माहौल इतना दूषित हो चुका है कि कोई भी जज बिना दबाव के फैसला दे ही नहीं पाएगा, तो ये एक मजबूत कारण बनता है। तो सबूत या ठोस कारण चाहिए। जी। इसके अलावा एक और आधार होता है जब एक ही विवाद से जुड़े कई मामले अलग अलग स्थानों पर चल रहे हों, तो अदालतें उन्हें एक जगह कर देती हैं ताकि परस्पर विरोधी फैसले ना आए। ठीक है, मैं इसे थोड़ा और गहराई से समझना चाह रही हूँ। ये तो हो गए मजबूत कारण। तो फिर कमजोर कारण क्या होते हैं? क्योंकि अक्सर लोग अदालती प्रक्रिया की गति या जज के रवैये से ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। कानून की नज़र में ये कहना कि जज बहुत सख्त हैं या तारीखें बहुत लंबी मिल रही हैं या फिर अदालत मेरे घर से बहुत दूर है, ये पूरी तरह से अमान्य और कमज़ोर कारण है। मतलब सुविधा के हिसाब से आप कोर्ट नहीं बदल सकते। एकदम, ये मानना कि कोई विशिष्ट जज किसी केस को कमज़ोर मान रहा है और इसलिए दूसरी अदालत में जाने से कोई फ़ायदा मिल जाएगा, इसे कानूनी भाषा में फोरम शॉपिंग कहते हैं। फोरम शॉपिंग। हाँ, और अदालतें इस फोरम शॉपिंग को लेकर बेहद सख्त होती हैं। आप अपने मनपसंद जज की तलाश में ऐसे न्याय प्रणाली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ मैं ना एक एनोलॉजी रखना चाहूंगी। इसे एक स्कूल के उदाहरण से समझते हैं। जी, बताइए। अब मान लीजिए अगर कोई छात्र प्रिंसिपल के पास जाकर कहे कि मेरे जो गणित के शिक्षक हैं वो बहुत सारा होमवर्क देते हैं, हाँ। जो कि एक कमजोर कारण है, तो क्या उसे दूसरी कक्षा में भेजा जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो पढ़ाई का हिस्सा है। हाँ, लेकिन अगर वही छात्र यह साबित कर दे कि शिक्षक जानबूझकर मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं, जो कि एक मजबूत कारण है, तो उसे जरूर दूसरी क्लास में ट्रांसफर मिल जाएगा। क्या ये तुलना सही है? यह एकदम सटीक तुलना है। और इस स्कूल वाले उदाहरण में जो सबसे अहम कड़ी है ना, वो है पक्षपात को साबित करना। अदालत में महज आरोप लगा देना काफी नहीं होता। अगर आप कह रहे हैं कि जज पक्षपाती है, तो ये न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सीधा हमला माना जाता है। तो फिर साबित कैसे करते हैं लोग? इसके लिए मजबूत सबूतों की जरूरत होती है। यदि कोई शारीरिक विकलांगता या गंभीर बीमारी का हवाला दे रहा है, तो प्रमाणित मेडिकल दस्तावेज अनिवार्य हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जान को खतरा है, तो पुलिस में दर्ज एफआईआर या उन धमकियों के ठोस सबूत कोर्ट में पेश करने होते हैं। हवाई बातों से काम नहीं चलता। स्रोतों में मुझे एक और बहुत दिलचस्प पहलू नजर आया था। पारिवारिक विवादों में, जैसे कि तलाक के केस हो गए या भरण पोषण के मामले, इनमें महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिखते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। आमतौर पर यह देखा गया है कि पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जाती है। ये विशुद्ध रूप से एक तकनीकी कानून के भीतर एक तरह की सामाजिक संवेदनशीलता लगती है मुझे। देखिए, कानून समाज से अलग थलग रहकर तो काम कर नहीं सकता। वैवाहिक विवादों में अदालतों का ये रुख हमारी सामाजिक वास्तविकताओं की पहचान है। एक महिला के लिए, खासकर अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है या उस पर छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है, तो सफर करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे में मीलों दूर किसी दूसरे शहर की अदालत में बार बार पेश होना उसके लिए एक तरह का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न बन सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में अदालतें अपनी उस तकनीकी कठोरता को थोड़ा दरकिनार कर देती हैं और एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाती हैं। जी, और केस को आमतौर पर महिला के निवास स्थान के करीब ट्रांसफर करने को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये सारे मजबूत और कमजोर कारण जो है, ये किसी बंद कमरे में बैठकर तो लिखे नहीं गए होंगे। वास्तविक जीवन के कुछ ऐसे संघर्ष जरूर रहे होंगे जिन्होंने इन कानूनी सिद्धांतों की नींव रखी है। इतिहास तो मुकदमों से ही बनता है। बिल्कुल। और इन ऐतिहासिक फैसलों में सबसे पहला और प्रमुख नाम मेनका संजय गांधी बनाम रानी जेठमलानी केस का उभर कर आता है। इस फैसले ने यह स्थापित किया कि केवल अपनी सुविधा के लिए ट्रांसफर नहीं होगा।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये 1979 का फैसला भारत के न्यायिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। इस केस ने व्यक्तिगत सहूलियत और न्याय की आवश्यकता के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींच दी थी। वो कैसे? अदालत ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि न्याय प्रणाली किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सुविधा की जागीर नहीं है। ट्रांसफर के लिए ये साबित होना ही चाहिए कि अगर केस वहां रहा तो न्याय की हत्या हो सकती है। मुझे याद आ रहा है कि इसमें उचित आशंका का कुछ पैमाना भी तय हुआ था। हाँ, उचित आशंका का पैमाना भी तय किया गया। ये एक ऐसा डर होना चाहिए जिसे समाज का कोई भी सामान्य, समझदार और विवेकशील व्यक्ति उचित माने। महज ये कह देना कि मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत होगा, ये तर्क कभी अदालत में नहीं टिकता। चलिए बात बताइए, अगर हर मामले को इतनी सख्ती से देखा जाए तो क्या इससे उन लोगों को नुकसान नहीं होगा जो वास्तव में कानूनी और तकनीकी पछड़ों में फंस गए हैं? ये एक बहुत वाजिब चिंता है और इसी के जवाब में कुलविंदर कौर बनाम कंडी फ्रेंड्स एजुकेशन ट्रस्ट का मामला सामने आता है। अच्छा, इस केस में क्या अलग था? इस केस ने यह स्थापित किया कि धारा 24 की शक्ति बहुत व्यापक है। अदालतें न्याय, जिसे हम एंड्स ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसे सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी बातों में उलझने के बजाय किसी भी हद तक जा सकती हैं। मतलब ये मेनका गांधी वाले फैसले के बिल्कुल विपरीत एक तरह का खुलापन दिखाता है। इससे एक विपरीत दिशा की बजाय एक वैचारिक विकास की तरह देखना चाहिए। कुलविंदर कौर वाले मामले ने अदालतों को यह याद दिलाया कि वे महज लॉ कोर्ट होने से पहले जस्टिस कोर्ट हैं। बहुत खूब। अगर न्याय का तकाजा है कि किसी मामले को दूसरी जगह भेजा जाए तो छोटी-मोटी तकनीकी बाधाएं आड़े नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कानून हमेशा संतुलन खोजता है। तो जब अदालतों के पास इतनी व्यापक शक्ति आ गई, तो इसका दुरुपयोग रोकने के लिए भी कुछ हुआ होगा? बिल्कुल। तभी एक और महत्वपूर्ण फैसला आया, दुर्गेश शर्मा बनाम जयश्री। तो क्या इस दुर्गेश शर्मा मामले ने फिर से लगाम कसने का काम किया? 100%। इस फैसले ने एक बहुत कड़ी चेतावनी दी। इसमें यह स्थापित किया गया कि यद्यपि अदालतों के पास मामले ट्रांसफर करने की अपार शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग अत्यंत सावधानी से होना चाहिए। क्योंकि हर कोई फिर इसका फायदा उठाने लगेगा। जी, यदि हर आवेदन को मंजूर किया जाने लगा तो इसका उपयोग मुकदमों को वर्षों तक अटकाने की एक रणनीति के रूप में होने लगेगा। ये फैसला अदालतों को अपनी ही शक्तियों के प्रति संयम बरतने का पाठ पढ़ाता है। हाँ, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि न्याय देने की खुली शक्ति है और दूसरी तरफ उसी शक्ति के दुरुपयोग का डर भी है। यही कानून का असली द्वंद्व है। बिल्कुल। और इसी बीच हमारे स्रोत एक और मामले की ओर ध्यान खींचते हैं, शाहनवाज खान बनाम स्टेट ऑफ नागालैंड। ये एक बहुत ही अनोखा मामला है। इस मामले ने एक बिल्कुल नया ही कोण पेश किया। हाँ, ये केस थोड़ा तकनीकी लेकिन बहुत जरूरी है। इसमें यह बताया गया कि अगर दो राज्यों का एक ही कॉमन हाई कोर्ट है तो धारा 24 के तहत भी राज्यों के बीच केस ट्रांसफर हो सकता है। अब ये बात तो धारा 25 की उस शर्त को ही बाईपास करती हुई लगती है, जहां हमने शुरुआत में कहा था कि अंतर्राज्यीय ट्रांसफर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखिए, ये न्यायिक ढांचे का एक बेहद तकनीकी लेकिन शानदार पहलू है। भारत के उत्तर पूर्व के कई राज्यों का अपना अलग हाईकोर्ट नहीं है। अच्छा जी, उदाहरण के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट को ले लीजिए। उसका अधिकार क्षेत्र असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो जब अदालत एक ही है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता? ये तो बहुत तार्किक बात है। इस फैसले ने यही स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सीमाएं, जैसे कि एक ही हाईकोर्ट होना, ये भौगोलिक सीमाओं पर भारी पड़ेंगी। ये कानून की व्यावहारिकता को दर्शाता है, जहां प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल बनाने से बचा गया है। समझ गई। ये सभी सिद्धांत और ऐतिहासिक संदर्भ तो बहुत गहरे हैं, लेकिन अगर हम इस पूरी चर्चा को जमीनी हकीकत पर लाएं, तो एक आम वादी या प्रतिवादी इस प्रक्रिया का सामना कैसे करता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अपने स्थानीय न्यायालय में न्याय नहीं मिल पाएगा, तो इस पूरी प्रक्रिया का एकदम पहला कदम क्या होता है? क्योंकि ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो है नहीं। जमीनी स्तर पर यह पूरी तरह से एक रणनीतिक और दस्तावेजी प्रक्रिया है। इसे आप एक शतरंज के खेल की तरह समझ लीजिए, जहां पहला दांव बहुत सोच समझकर चलना होता है। तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है वकीली के माध्यम से ट्रांसफर पिटिशन यानी स्थानांतरण याचिका तैयार करने से। ये केवल एक साधारण आवेदन पत्र नहीं होता,
बल्कि आपके सभी दावों का एक ठोस लिखित रिकॉर्ड होता है। इसमें उन सभी कारणों का सिलसिलेवार और तार्किक विवरण होना चाहिए कि आप केस आखिर क्यों स्थानांतरित करना चाहते हैं। और इसके साथ कोई सबूत भी देने होते हैं? बिल्कुल। इस पूरी याचिका की जो जान होती है वो है एक शपथ पत्र या एफिडेविट। शपथ पत्र इस बात की कानूनी गारंटी है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह सत्य है। अगर शपथ पत्र में दी गई जानकारी झूठी निकलती है तो उसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। और इसके साथ और कौन-कौन से दस्तावेज नत्थी किए जाते हैं और इस याचिका को फाइल कहाँ किया जाता है? इसके साथ आपको मूल मुकदमे की पूरी फाइल की कॉपी लगानी होती है, दोनों पक्षों के पते देने होते हैं और जहां आप केस ले जाना चाहते हैं उसका पूरा ब्यौरा शामिल होता है। और फाइलिंग? फाइलिंग का स्थान उसी पदानुक्रम पर निर्भर करेगा जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। मतलब अगर जिले के भीतर का मामला है तो जिला जज के पास, दूसरे जिले में भेजना है तो हाई कोर्ट में, और अगर राज्य के ही बाहर ले जाना है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है। यहाँ एक बड़ा सवाल मेरे मन में यह आ रहा है कि जब ये याचिका जज के सामने पहुंचती है तो आगे क्या होता है, और ये पूरी प्रक्रिया एक आम इंसान के समय और जेब पर कितना भारी पड़ती है। क्योंकि देखिए, एक केस तो पहले से ही चल रहा था, अब ये केस ट्रांसफर की एक और नई कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। ये एक बहुत ही अहम बिंदु उठाया है आपने। कानूनी व्यवस्था में ना प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि किसी भी पक्ष को सुने बिना कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। मतलब एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। जी, इसलिए जज तुरंत कोई आदेश पारित नहीं करते। सबसे पहले विपक्षी पार्टी को एक नोटिस जारी किया जाता है ताकि उसे भी ये बताने का मौका मिले कि भाई केस ट्रांसफर क्यों नहीं होना चाहिए। फिर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस होती है, दस्तावेजों की जांच होती है और तब जाकर कहीं अदालत अपना फैसला सुनाती है। तो इस सब में समय कितना लग जाता होगा? इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 1 से लेकर 6 महीने तक का समय आसानी से लग सकता है। और खर्चे की बात करें तो? खर्चे के मोर्चे पर यह काफी बोझिल हो सकता है। वकील की एक नई फीस, कोर्ट की फीस, और अगर मान लीजिए केस सच में किसी दूसरे शहर या राज्य में ट्रांसफर हो ही जाता है तो वहां गवाहों को ले जाने और सफर करने का जो अतिरिक्त आर्थिक भार है वो भी जुड़ जाता है। ये एक काफी महंगी और मानसिक रूप से थका देने वाली प्रक्रिया हो सकती है। अच्छा, क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है कि कोई पक्ष आकर अदालत से केस ट्रांसफर की गुहार लगाए? क्या कभी ऐसा भी होता है कि अदालत खुद संज्ञान ले ले और कहे कि भाई ये केस यहाँ नहीं चलना चाहिए? अदालतों के पास खुद अपनी मर्जी से कदम उठाने की शक्ति बिल्कुल होती है, जिसे कानूनी भाषा में हम सुओ मोटो कहते हैं। सुओ मोटो, हाँ। सीपीसी अदालतों को ये अधिकार देती है कि वे बिना किसी आवेदन के भी न्याय के हित में मुकदमा स्थानांतरित कर सकती हैं, लेकिन व्यावहारिकता में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब ये रेयर है? बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर मामलों में अदालतें तभी हरकत में आती हैं जब कोई एक पक्ष उनके पास ठोस सबूतों के साथ पहुंचता है। तो चलिए बाजी को थोड़ा पलट कर देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ ये ट्रांसफर पिटिशन दायर की गई है। जो वादी है वो किसी केस को 500 किलोमीटर दूर ले जाना चाहता है। तो एक प्रतिवादी के रूप में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल, बहुत बड़ी परेशानी है। तो इस स्थिति से बचने के लिए बचाव पक्ष के पास क्या रणनीतियां होती हैं? बचाव पक्ष की भूमिका यहाँ वादी के तर्कों को पूरी तरह से ध्वस्त करने की होती है। प्रतिवादी ये साबित करने की कोशिश करेगा कि वादी के जो आरोप हैं वो मनगढ़ंत हैं और इसका असली मकसद न्याय पाना नहीं बल्कि सिर्फ प्रतिवादी को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ना है। वो ये भी कह सकते हैं कि गवाह तो सब यही है। एकदम सही। बचाव पक्ष अदालत का ध्यान इस ओर जरूर खींच सकता है कि मामले के सारे गवाह, पुलिस स्टेशन और जरूरी दस्तावेज तो इसी शहर में हैं, इसलिए केस का बाहर जाना प्रक्रिया को सिर्फ लंबा और जटिल बनाएगा। संक्षेप में कहें तो बचाव पक्ष को वादी के मजबूत आधारों को अपनी दलीलों की मदद से कमजोर साबित करना होता है। और अगर मान लीजिए अदालत ने एक बार ट्रांसफर का आदेश दे दिया तो क्या उसके खिलाफ कुछ किया जा सकता है? सच कहूं तो ये इस प्रक्रिया का सबसे क्रूर हिस्सा है। अच्छा जी, एक बार केस ट्रांसफर का आदेश पारित हो जाने के बाद उसके खिलाफ अपील के रास्ते बहुत ही सीमित और संकीर्ण होते हैं। ऊपरी अदालतों में इसे चुनौती देना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि ये एक विवेकाधीन आदेश माना जाता है। मतलब जज ने अपने विवेक से फैसला लिया है तो उसे जल्दी बदला नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए वकीलों द्वारा ये बार बार कहा जाता है कि ट्रांसफर पिटिशन दायर करते समय आपका पहला वार ही सबसे मजबूत होना चाहिए। आधी अधूरी तैयारी के साथ
इस मैदान में उतरना सीधा हार को बुलावा देना है। तो इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सीपीसी के धारा 24 और 25 किसी पुरानी किताब में लिखी नीरस धाराओं जैसी बिल्कुल नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वास्तव में न्याय व्यवस्था के एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा वाल्व की तरह काम करती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी भौगोलिक दूरी, किसी शक्तिशाली व्यक्ति का स्थानीय दबदबा या यहाँ तक कि अदालत के भीतर मौजूद कोई अदृश्य पूर्वाग्रह भी किसी भी इंसान को उसका हक पाने से न रोक सके। बिल्कुल सही विश्लेषण है। ये प्रणाली के भीतर ही प्रणाली को सुधारने का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है। और यही इन प्रावधानों की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। ये धाराएं इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करती हैं कि कानून बनाने वाले और उसे लागू करने वाले दोनों ही इंसान हैं, और जहां इंसान है वहां इंसानी व्यवस्थाओं में खामियां हो सकती हैं। ये कानून को एक ऐसा लचीलापन प्रदान करता है जो ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम की कमियां किसी बेगुनाह पर भारी न पड़ें। तो इस चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक विचार कौंध रहा है जो शायद हम सभी को न्याय की असली प्रकृति पर सोचने को मजबूर कर दे। बताइए। हम बचपन से ही देखते आए हैं कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। ये इस बात का प्रतीक माना जाता है कि न्याय अंधा है, वो निष्पक्ष है और वो ये नहीं देखता कि कटघरे में कौन खड़ा है, अमीर है या गरीब है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस इमारत में वो न्याय की देवी खड़ी है उसकी नींव में ही पक्षपात भर दिया गया हो। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हो अगर अदालत के बाहर का जो स्थानीय माहौल है, वहां का राजनीतिक दबाव, ये किसी बाहुबली का खौफ इतना ज्यादा हो कि अदालत की हवा ही दूषित हो जाए। ये सच में एक बहुत ही परेशान करने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। क्या न्याय वास्तव में अंधा रह सकता है जब उसे आंखें दिखाने वाला पूरा समाज ही किसी अदृश्य दबाव में जी रहा हो? क्या ईंट और पत्थर से बनी कोई भी अदालत या कोई भी न्यायिक कुर्सी अपने आसपास के सामाजिक और राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह मुक्त रह सकती है? शायद इन्हीं अदृश्य दबावों की वजह से हमारे कानून निर्माताओं ने केस ट्रांसफर का ये बेहतरीन रास्ता बनाया है। क्रिकेट की उस पिच की तरह जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अगर मिट्टी ही खराब है तो अंपायर चाहे जितना भी निष्पक्ष होने का दावा क्यों न करे, खेल कभी भी बराबरी का नहीं हो सकता। बिल्कुल। ऐसे में पूरा का पूरा मैदान बदलना ही एकमात्र विकल्प बचता है। जी, ये विचार इस बात की याद दिलाता है कि हमारी न्याय प्रणाली कितनी नाजुक है और इसे पूरी तरह से निष्पक्ष बनाए रखने के लिए हमें इस तरह के रास्तों की कितनी सख्त आवश्यकता है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने और समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।